वेलकम टू MATV कश्मीर इन फोकस। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने प्रोग्राम में पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर और पाकिस्तानी कब्जे वाले गिलगित बल्तिस्तान को लेकर आपको जानकारियां देते हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर की जो है यूनियन टेरिटरी, वहां की खबरें भी देते हैं और इसके साथ साथ हम आपको लद्दाख की भी खबरें देते हैं। लेकिन नाज़रीन, आप जैसा सब जानते हैं कि कल एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई, एक बहुत बड़ा वाकया हुआ जिसमें एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, जिसके नतीजे में हमारे आर्मी के चीफ, जो तीनों फोर्सेस के चीफ थे, CDA जनाब जनरल बिपिन रावत साहब, वो अपनी अहलिया और अपने 12 दूसरे साथियों समेत इस दुनिया से कूच कर गए। अभी एक ग्रुप कैप्टन जो है उनका वरुण सिंह, उनका इलाज जारी है और कहा जाता है कि उनको ICU में रखा हुआ है और उम्मीद हम करते हैं, दुआ करते हैं कि वो जल्द अज जल्द जो है सेहतयाब हो जाए। तो गिलगित बल्तिस्तान की जो खबरें हैं वो तो मैं आपको थोड़ी सी आज बताऊंगा ही, लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर हमारे साथ AK सिवाज जी जुड़ गए हों तो उनको भी हम स्क्रीन पर ले लें। नाज़रीन, इस वक्त जो नमस्ते जनरल साहब, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक है मिर्जा साहब, आप बताओ। बस ये बड़ा वाकया हुआ है जो कल जनरल साहब बिपिन रावत के साथ विद फैमिली और विद हिज कोलीग जो है वो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। इसके ऊपर सबसे पहले तो आप मुझे अपना जो है वो रिएक्शन दें प्लीज, और मैं टेक्निकल स्टाफ को बोलूंगा कि इनको फुल स्क्रीन में ले लें प्लीज। देखो मिर्जा साहब, ये जो एक हादसा हुआ है जिसके अंदर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और उनके साथ जो उनका पर्सनल स्टाफ गया था वेलिंगटन के अंदर, वो एक प्रकार से हेलीकॉप्टर के क्रैश होने से उनकी जो है मौत हो गई है। और ये हुआ कैसे कि एक डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज है वेलिंगटन में, वहां पर उन्होंने गए थे अपना लेक्चर देने के लिए। उसके लिए वो दिल्ली से जो कोम्बटूर एक जगह है उसके पास एयरफोर्स स्टेशन सलूर, वहां तक गए फिक्स एयरक्राफ्ट पे, और उसके बाद सलूर से वेलिंगटन वो जा रहे थे हेलीकॉप्टर जो Mi-17V5 है। वो एक रिलायबल हेलीकॉप्टर है, उसको 60 कंट्री से ज्यादा चला रही हैं। भारत के VVIP स्क्वाड्रन में भी वही हेलीकॉप्टर हैं जो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को उड़ाते हैं। वो ट्विन इंजन है और उसके अंदर सभी सुविधाएं हैं और मॉडर्न एक प्रकार का हेलीकॉप्टर है। उस हेलीकॉप्टर से वो उड़ान ली थी उन्होंने सलूर से वेलिंगटन, जो कि करीब 20 मिनट की फ्लाइट है। मगर जो वो 20 मिनट की फ्लाइट, करीब 15 मिनट की फ्लाइट वो कर चुके थे, 5-7 मिनट की फ्लाइट रह चुकी थी उस समय। अनफॉर्चुनेटली ये जो हेलीकॉप्टर था जिसके अंदर 14 आदमी सवार थे, जिसके अंदर CDS भी थे, वो अपने डेस्टिनेशन नहीं पहुंचा बल्कि क्रैश हो गया। और उसके जो रीजन हैं, प्रोबेबल रीजन हो सकते हैं, वो पता लगाएगी। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी एक कॉन्स्टिट्यूट कर दी गई है जिसके प्रिजाइडिंग ऑफिसर एयरफोर्स के एयर मार्शल हैं और वो ट्राइस सर्विस है, उसके अंदर मेजर जनरल एक आर्मी के भी हैं और रियर एडमिरल नेवी के भी हैं। और ब्लैक बॉक्स जो है वॉइस रिकॉर्डर भी वो मिल गया है और वो इंक्वायरी मुझे लगता है जल्दी से जल्दी पता लगाएगी कि क्या वजह थी कि ये जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। मगर इसको मद्देनजर रखते हुए हमें अगर ये देखें कि पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है इस हेलीकॉप्टर के क्रैश होने की, तो इसमें लगता है कि 3-4 वजह हो सकती हैं। पहला तो कि वेदर का, क्योंकि वो पहाड़ी इलाका है, जंगली इलाका है और वहां वेदर बड़ी जल्दी चेंज होता है। जिस प्रकार से वीडियो भी आई हैं, कुछ जो वहां के वर्कर्स थे टी गार्डन में प्लस टूरिस्ट थे, उन्होंने खींची है। वहां पर वेदर चेंज होते हुए दिखा है कि हेलीकॉप्टर क्लाउड के जो कवर था उसके अंदर चला गया था और उसके बाद वो हादसा हुआ। तो वहां एक पहली बात तो कि क्योंकि वेदर कंडीशन बदलती रहती हैं, फोगी है और बारिश होती रहती है और ब्लैंकेट है बना हुआ था क्लाउड्स का,
और इसलिए ये भी एक रीजन हो सकता है, बैड वेदर और नो विजिबिलिटी और ये फॉग। दूसरा रीजन हो सकता है कि मशीन का फेलियर, कोई टेक्निकल स्नैग आ गया हो, जबकि ये हेलीकॉप्टर बहुत अच्छी तरीके से चेक किया गया था और एज पर द एसओपी, मगर आफ्टर ऑल इट इज अ मशीन। मशीन में कभी भी आप 100% श्योर नहीं हो सकते, तो हो सकता है कि कोई टेक्निकल स्नैग आ गया हो। तीसरा है कि ह्यूमन एरर है, पायलट एरर हो सकता है। वो भी उसको कहना, रूल आउट करना नहीं कर सकते, मगर हम ये बड़े कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि इसको जो फ्लाई कर रहे थे वो 109 हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन के जो कमांडिंग ऑफिसर थे, लेफ्टिनेंट कर्नल चौहान, विंग कमांडर चौहान, वो इसको फ्लाई कर रहे थे। तो वो भी जिनके पास एक्सपीरियंस है, 1000 घंटे से ज्यादा वो हेलीकॉप्टर उड़ा चुके हैं और वो कमांडिंग ऑफिसर थे, तो पायलट एरर का भी चांस होना कम है, मगर वो भी एक पॉसिबिलिटी है। बर्ड हिट भी एक हो सकता है। और कहीं ना कहीं ये भी एक जो सोशल मीडिया में चल रहा था कि कॉन्स्पिरेसी हो सकती है, पर मुझे नहीं लगता कि कॉन्स्पिरेसी वाली कोई चीज हो सकती है, मगर फिर भी क्योंकि हर पहलू को आपने ओपन माइंडेड से इन्वेस्टिगेट करना है, तो इसलिए ये जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी कॉन्स्टिट्यूट की गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एयरफोर्स की तरफ से, वो पूरे पहलुओं को देखेगी और उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी है। इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज एक और है, जो 14 लोग इसमें सवार थे, उसमें से जो है 13 की मौत होगी। एक जो है ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह, जो कि स्टाफ कॉलेज से आए थे एज ए लाइजन ऑफिसर ले जाने के लिए सीडीएस रावत को, वो अभी 90% बर्न के साथ एक बैटलिंग विद हिज लाइफ, वो बेंगलोर में अभी एडमिट हैं, क्रिटिकल हैं मगर स्टेबल है, तो वो बच गए हैं। तो वो भी एक बड़ी कड़ी होंगे अगर ये ठीक हो जाते हैं। हम भगवान से ये दुआएं मांगते हैं वो ठीक हो जाएं जल्दी जल्दी, तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस दे पाएंगे कि क्या वजह थी। क्योंकि 2-3 चीजें हैं कि ये जो वॉइस रिकॉर्डर है और ब्लैक बॉक्स है, उससे ये पता लगेगा कि जो लास्ट 1.5 मिनट के अंदर बात हुई है, जब हेलीकॉप्टर के क्रैश होने से पहले पायलट और को पायलट के बीच में, पायलट और एटीसी के बीच में, पायलट या बाकियों के बीच में क्या एसओएस कॉल दी उन्होंने, क्या वजह रही होगी, तो ये जो है एक प्रकार से इसको देखा जा रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अभी जो सीडीएस थे वो, और अभी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो गया, तो वो क्या कर रहे थे और उनकी जगह जो है वो कौन लेगा। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे भारत के, और वो उनको नियुक्त किया गया था क्योंकि कारगिल रिव्यू कमेटी ने ये रिकमेंडेशन दी थी कि भारत के अंदर सीडीएस होना चाहिए। उसके तहत सबसे पहले सीडीएस को उनको नियुक्त किया था, और इनका 3 साल का मैंडेट था, 2 साल के करीब हुए थे। और इन्होंने जो रोड मैप था कि उन्होंने मॉडर्नाइजेशन करनी थी डिफेंस फोर्सेस की, उनको एक प्रकार से जॉइंटमैनशिप लानी थी आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के बीच में। तीसरा इन्होंने थिएटराइजेशन के ऊपर था कि जो कि जिस प्रकार से चीन में भी जो है, यूके में भी, यूएस में भी थिएटर कमांड बनानी है, ऐसे भारत में भी थिएटर कमांड बनाने की प्रतिक्रिया ऑन थी। उसमें कुछ एक सक्सेस मिल चुकी थी, 40% करीब, अभी भी 60 से 65% काम रह रहा था। उसके अंदर एक आधी सर्विस के बीच में कोई ना कोई जो रजिस्टेंस था, प्लस उनकी कोई ना कोई एक प्रकार से उनको डाउट थी, वो भी क्लियर की गई थी। तो सब मिलके ये कार्रवाई हो रही थी और एक प्रकार मॉडर्नाइजेशन की तरफ डिफेंस फोर्सेस जा रही थी। और तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट काम जो कर रहे थे वो इंडियनाइजेशन का, कि जो हम हथियार ज्यादा से ज्यादा भारत में खुद बना पाए, ना कि हम बाहर से खरीदे। जैसे 70 से 75% अभी भी हम बाहर से हथियार खरीदते हैं, तो वो भी कम करना। 200 से ज्यादा आइटमों को नेगेटिव इंपोर्ट लिस्ट पे डाला गया था, जिसके अंदर टैंक्स भी शामिल हैं, आपके आरटी गन्स भी हैं, सबमरीन भी हैं, शिप भी हैं, कि वो हम नहीं खरीदेंगे बाहर से। और जो चीज अगर खरीदेंगे उसको भी हम मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट, आत्मनिर्भर भारत और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करेंगे। तो
ये 4-5 चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट कर रहे थे वो, तो अब उनके एकदम बीच में जाने से मुझे लगता है थोड़ा फर्क तो पड़ेगा, मगर इंडियन डिफेंस फोर्सेज हैं, ये एसओपी है बनी हुई, एक प्रोटोकॉल है, तो इनकी जगह जल्दी कोई ना कुछ जो डिसीजन लेके गवर्नमेंट कार्रवाई करेगी। मिर्जा साहब। जी बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी तफसील से इस पूरे वाकये पे रोशनी डाली है। मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा मैं बताएं कि कश्मीर के हवाले से जो हम देखते हैं कि एकदम कश्मीर शांत हो गया, टेररिज्म पे बहुत बड़े लेवल पे काबू भी पा लिया गया, तो बिपिन रावत जी जो थे जनरल साहब, इनकी क्या इसमें कंट्रीब्यूशन थी? थोड़ा सा अगर हमारे दर्शकों को आप इस तरफ से भी बता दें। देखो, इन्होंने करीब करीब 5 साल से ये ओवरऑल कमांडर का रूप था। पहले तो करीब करीब 3 साल ये रहे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, और लास्ट 2 साल से ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, और दोनों में इनका बड़ा महत्व रोल था कि जो कश्मीर के अंदर घटनाएं हुई, देखो जिस प्रकार से उड़ी के बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक की गई, उसके बाद पुलवामा हुआ, बालाकोट किया गया, उसके बाद जो भी आर्टिकल 370 और 35 एब्रोगेट किया गया, उसके अंदर भी ये इनका माइंड और हाथ था। और उसी प्रकार से जो पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा था कि अगर आप आतंकवाद का साथ नहीं छोड़ेंगे तो आपको हम घर पे आके मारेंगे, और दूसरा ये प्रेशर था कि हम जो है किसी हद तक जा सकते हैं अगर आप कोई भी ऐसा एक्शन इंडिया में करोगे। और ऐसे में पाकिस्तान काफी घबराता था जनरल रावत से, सीडीएस से, और उसने कई साफ सुथरे शब्दों में इनडायरेक्टली डायरेक्टली ये भी बताया था कि गिलगित बाल्टिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत का हिस्सा है और भारत में आना चाहिए, और ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट थी। दूसरा, जो चीन के अगेंस्ट उन्होंने खुल के आए थे कि चीन एक भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये जॉर्ज फर्नांडिस के बाद पहले ऐसे व्यक्ति थे और इस पोजीशन पे जिन्होंने ये साफ सुथरे शब्दों में कहा कि चीन जो है एक सबसे बड़ी थ्रेट है इंडिया के लिए। तो ये एक चीज माननी पड़ेगी कि इनके अंदर ये काबिलियत थी कि ये घबराते नहीं थे, जो बोलना है वो माइंड करते थे, स्टेटस को वो चैलेंज करते थे। तो जो चीन के साथ हमने एक प्रकार से काड़ा रुख अपनाया, उसमें रावत और एनएसए की पॉलिसी का गठबंधन बहुत जरूरी था, और वो है, चाहे वो हमने डोकलम में 73 दिन तक अड़े रहे और उसके बाद चीन को वापस जाना पड़ा। इसी प्रकार लद्दाख में जहां पर चीन की जो फोर्सेस आई थी अप्रैल 2020 में, भारत की फौज को सरप्राइज कर दिया था, मगर एक महीने के अंदर ही भारत ने उतने ही ट्रूप्स डिप्लॉय कर लिए जितने चीन लेके आया था, एक मिरर इमेज डिप्लॉयमेंट की। और उसके बाद जो हमने 29-30 अगस्त को जो कार्रवाई की, क्लास रेंज को पकड़ लिया, वो एक काबिल तारीफ थी। ये उसमें सबका ब्रेन जो था वो पीछे सीडीएस का था, इसमें कोई शक नहीं। तो जो सीडीएस का रोल मॉडर्नाइजेशन में भी था, उसके बाद थिएटराइजेशन में ये है, और ये जो एक सख्त रूप इन्होंने अपनाया है पाकिस्तान और चीन के साथ, एक प्रकार लीडरशिप क्वालिटी दिखाई है, मुझे लगता है इनकी फुटप्रिंट हर जगह थी। तो इनके जाने से हम वी विल मिस इट, देयर इज नो डाउट, इट्स अ पर्सनल मिस। और मेरे तो वो कोर्समेट थे नेशनल डिफेंस एकेडमी से, हमने ब्रिगेड इकट्ठी कमांड की थी। मैं उस टाइम मत्सल ब्रिगेड कर रहा था लाइन ऑफ कंट्रोल में, और ये राष्ट्रीय राइफल का सेक्टर कमांड करे। तो सच्चाई है, वी विल मिस हिम मिर्जा साहब। जी बिल्कुल, वी विल मिस हिम, वी ऑलरेडी स्टार्ट मिसिंग हिम, और यकीन नहीं आता कि ऐसी दुर्घटना हुई है। ये बताएं कि ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह जो है वो, उन्होंने कोई स्टेटमेंट दी है या अभी वो होश में है या नहीं है? क्या उनकी क्या मेडिकल कंडीशन क्या है इस वक्त? उनकी मेडिकल कंडीशन बड़ी क्रिटिकल है और वो अनकॉन्शियस हैं। वो पहले मिलिट्री हॉस्पिटल जो वेलिंगटन है, जहां पर ये स्टाफ कॉलेज है, वहीं पर एडमिट थे, मगर क्योंकि एमएच वेलिंगटन में इतनी फैसिलिटी नहीं है, और स्पेशली उनको 90% बार्न है, जो कि बहुत ज्यादा बार्न है,
उनको इवैक्यूएट करके अभी बेंगलोर ले गया है। वो अभी बेंगलोर में है और वो अनकॉन्शियस हैं और बहुत क्रिटिकल हैं, मगर उनके जो वाइटल ऑर्गन्स हैं वो स्टेबल बताए जाते हैं। तो ऐसे में उन्होंने कुछ बोलना तो मतलब नहीं, वो अनकॉन्शियस ही है और अभी तक उन्होंने यूरिन भी पास नहीं किया, तो उनकी कंडीशन काफी क्रिटिकल है, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि देखो आप, ये अकेले ही हैं कि इतनी हाइट से जब हेलीकॉप्टर गिरता है तो हेलीकॉप्टर तो पत्थर की तरह आता है, क्योंकि जब रोटर एक प्रकार काम करना बंद कर दें तो बिनिस्बत फिक्स्ड वेयर एयरक्राफ्ट जो ग्लाइड कर सकता है, हेलीकॉप्टर तो जब रोटर का काम करना बंद करें तो जब गिरता है तो पत्थर की तरह गिरता है। तो इसलिए उतनी हाइट से गिरने के बाद जो आई विटनेसेस बोल रहे हैं कि लोगों हेलीकॉप्टर में आग लगी हुई थी और 3-4 ही आदमी थे जो कि हेलीकॉप्टर से बाहर गिर गए जो शुरू में, और उनमें ये ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह था। 3 लोग थे जो बाहर गिरे और तीनों को इवैक्यूएट किया, 2 अनफॉर्चुनेटली सर्वाइव नहीं किया। ये अभी तक भी जो है सर्वाइव कर रहे हैं और मुझे लगता है शायद सर्वाइव कर जाए, क्योंकि ये एक बहुत ही अहम कड़ी है। अगर ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह ठीक हो जाते हैं और वो अपना एविडेंस देते हैं, वो भी एक प्रकार से काबिल तारीफ बात है। वो खुद जो एक एस पायलट है, फाइटर पायलट, और उनको अभी शौर्य चक्र मिला था। और वो किस लिए मिला था शौर्य चक्र? क्योंकि वो तेजस जो नया एयरक्राफ्ट आया भारत ने बनाया है, LCA लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, तेजस मार्क 1, वो उसके कमांडिंग ऑफिसर थे। तो जब वो चला रहे थे तो तेजस मार्क 1 में एक प्रकार से कोई टेक्निकल फ्लो आ गया। एज पर द SOP उनको इजेक्ट करना चाहिए था, मगर उन्होंने इजेक्ट नहीं किया। वो किसी का कोशिश करके उस हेलीकॉप्टर को वापस लेके आ गए और लैंड किया। ना इसको एयरक्राफ्ट को, तेजस मार्क 1 को, ना तो एयरक्राफ्ट में कोई प्रॉब्लम आई, ना खुद आई। तो इतना बड़ा जो एक्शन किया, उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनको शौर्य चक्र दिया, जो कि 3rd हाईएस्ट अवार्ड है पीस टाइम में, जिसमें अशोका चक्र, उसके बाद कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र। तो वो खुद शौर्य चक्र थे और उनको अभी मिला था इसी इंडिपेंडेंस डे में या रिपब्लिक डे में। तो अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो आए थे वेलिंगटन में, कॉम्बेटूर में, जो सलूर एयरफील्ड में लेने के लिए CDS को। वो लाइजन ऑफिसर थे, तो वो अभी तक सरवाइव कर रहे हैं। अगर वो सरवाइव कर जाते हैं, जो चांसेस हैं, तो वो भी एक अहम कड़ी होगी। जैसे मैंने बताया कि 3-4 थ्योरी हैं, वेदर है, हो सकता है टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है, हो सकता है कि कोई पायलट एरर हो सकता है ये कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल हो, और तो इसकी करें। अभी आप बल्कि जो क्वेश्चन लोगों के मन में है कि अब रोड मैप क्या होगा, कि अब CDS नहीं रहे, क्या कोई CDS बनेगा तो कौन बनेगा, तो वो भी प्रतिक्रिया चल रही है। क्योंकि अभी आर्मी चीफ, नेवी चीफ और एयर चीफ जो हैं, उनमें से अगर आप देखें तो आर्मी चीफ 2 साल कर चुके हैं, नेवल चीफ और एयरफोर्स चीफ अभी बिल्कुल 2-3 महीने से ही बदले हैं। तो ऐसे में हो सकता है आर्मी चीफ को CDS नियुक्त किया जाए। ये सब जो भी एक्शन गवर्नमेंट लेगी, सोच समझ के लेगी। दे विल सिलेक्ट अ बेस्ट पर्सन फॉर अ CDS जॉब। अगर ऐसा होता है तो फिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन होगा, ये मुझे लगता है प्रतिक्रिया शुरू हो जाएगी और उस पर एक्शन लिया जाएगा। पर जो मॉडर्नाइजेशन की कार्रवाई और थिएटराइजेशन हो रहा था, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो भी आएगा वो भी क्यों बतलाए हुए जो पहला CDS होता है उसका इंपॉर्टेंट काम है, उसने रोड मैप बना दिया है। अगली जो भी इनकी जगह लेगा, मुझे लगता है वो भी उसी तरीके से कार्रवाई करेगा। जनरल साहब, ये बताएं कि जो ब्लैक बॉक्स मिला है, इसमें कितना टाइम लगेगा इसकी रिपोर्ट आने में? ये सुनने में आया है कि ये जो ब्लैक बॉक्स है इसको रूस में भेजना पड़ेगा, क्योंकि ये जो रशियन हेलीकॉप्टर था, ये काबिलियत उनके पास ही है। शायद ये रूस में जाएगा तो उसमें थोड़े से दिन लग सकते हैं, मगर ये जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी कंस्टिट्यूट की है वो अभी आ गई है साइट पे, और वहां विजिट करने हैं, और ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, पूरे मैपिंग की जा रही है उस इलाके की।
तो मुझे लगता है कि जल्दी से जल्दी कार्रवाई होगी, मगर उस पर टाइम जो लिमिट नहीं लगाई है, क्योंकि जल्दबाजी नहीं करनी है, जल्दी हाँ हाँ करना ठीक है है, पर जल्दबाजी नहीं करनी है। ठीक है। आपको तय तक जाना है कि क्या वजह थी, और जैसे बताया ब्लैक बॉक्स और जो कॉकपिट रिकॉर्डर है, वॉइस रिकॉर्डर, उसको जो है एक प्रकार से पता लगाना उसमें क्या हुआ, वो उसमें मेरे को लगता है ये रूस जा रहा है और वहां से जल्दी ही जाएगा, जल्दी आएगा और जल्दी से जल्दी ठीक पता है। चलेगा। मुझे लगता है टाइम पीरियड अगर देखें तो 1-1.5 महीने में ये कोर्ट ऑफ इंक्वायरी फाइनलाइज होने के चांसेस हैं। ठीक है, मेरा ख्याल है अब हमारे दर्शकों को थोड़ा सा हम पीओजेके और पीओजीबी की जो खबरें हैं वो भी बता दें। हाँ बिल्कुल उनमें इस बिल्कुल वक्त बिल्कुल। खबर ये है कि जी, जैसा कि मैं अपने गुज़िश्ता प्रोग्राम में मैंने ट्यूसडे को बताया था कि चलास में पाकिस्तानी कब्जे वाले गिलगित बल्तिस्तान में 17 दिसंबर को तबलीगी जमात वालों का इज्तिमा हो रहा है और वो गवर्नमेंट की आशीर्वाद से हो रहा है और उसमें डिप्टी कमिश्नर ने उनको यकीन दहानी कराई है कि आपको हम हर तरह से फैसिलिटेट करेंगे। तो कल इस्लामाबाद में पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के जो प्रेसिडेंट हैं बैरिस्टर सुल्तान महमूद, उन्होंने दावत इस्लामी पाकिस्तान के एक शूरा डेलीगेशन से मुलाकात की और उसमें उन्होंने उनको ये वादा किया है कि आपको पीओजेके में हर किस्म की सपोर्ट और सहूलत दी जाएगी। तो हम देख रहे हैं कि जब से ये 2023 22 अक्टूबर का काम शुरू हुआ है कि जी पीओजेके से पाकिस्तानी फौजें निकलें, बिल्कुल बिल्कुल। अब एक ऑर्गेनाइज तरीके से आर्मी जो है वो इन इलाकों में इन इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस के जरिए बड़े बड़े इज्तिमा कर रही है। अच्छा, उधर हम देखते हैं कि इमरान खान ने गिलगित बल्तिस्तान जाना है, तो कल केबल ऑपरेटर जो है उन्होंने ये ऐलान किया है कि हम लाखों रुपए के हमसे ये पैसे लेते हैं पाकिस्तान, लेकिन जब केबल को इश्तिहार देने का टाइम आता है तो हमें इश्तिहार नहीं मिलते। लिहाजा इमरान खान के दौरे को केबल ऑपरेटर्स बंद कर देंगे, शट डाउन करके कोई कवरेज नहीं देंगे। ये बहुत बड़ी खबर है। इसके साथ साथ गिलगित में कल दूसरे दिन और आज तीसरे दिन भी गेहूं को लेकर, गेहूं की कमी को लेकर जो है वो प्रोटेस्ट जारी हैं और गवर्नमेंट ने अब कल ये कहा है कि एक आदमी को 1 महीने के लिए सिर्फ 4 किलो आटा दिया जाएगा। दिया जाए। तो ये बहुत ही खतरनाक चीजें हैं। आपके पास 1 मिनट है, इसके हवाले से 1 मिनट में आप इसके ऊपर अपना इज़हार ख्याल करें। देखो, इसमें शक नहीं है कि आज प्रेशर डाला जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से गिलगित बाल्टिस्तान पे। उनको लग रहा है कि अब गिलगित बाल्टिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर उनके हाथ से जा रहा है, और जिस प्रकार से ये बात है कि 23 सितंबर तक आपने छोड़ना है, मुझे लगता है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट अंडर प्रेशर है और गवर्नमेंट बिल्कुल फेल हो गई है। और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान की हालात बहुत खराब हैं। लोग भूखे मर रहे हैं, उनको खाना नहीं मिला, उनको आटा भी कम कर दिया गया है और उनका आटा निकाल के अफगानिस्तान की भेजने की कोशिश हो रही है। ना तो वहां जा रहा है ना, और इन लोगों को भूखा मारा जा। सच्चाई ये है आज की अपने तारीख लोगों में, को भूखा मारा जा रहा है, अपने लोगों को भूखा मारा जा रहा है और दहशतगर्द तालिबान काबुल गवर्नमेंट को 50,000 मैट्रिक टन गंदम भेजी जा रही है। नाजरीन, आज हमारे साथ जुड़ने का बहुत शुक्रिया। अब आपसे मुलाकात होगी ट्यूसडे को शाम 6:30 बजे यूके टाइम। जनरल साहब, हमारे साथ आज जुड़ने का बहुत बहुत शुक्रिया। हम भी हैं और हम अपने चैनल के जरिए और अपने चैनल के मालकान और अपने स्टाफ के थ्रू, स्टाफ जो है वो सब जो ये जो दुर्घटना हुई है इसकी फैमिलीज के साथ कंडोलेंस करते हैं। और पूरी एमए टीवी की जो हमारी टीम है और हमारे मालकान हैं, हम सब बहुत अफसरदा हैं और हमारे स्टूडियो में इस वक्त गमगीन माहौल है। आप सबका हमारे साथ जुड़ने का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। मेहरबानी। जय हिंद।